नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। इस हफ्ते के अंत में जारी होने वाले यूएस मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर ध्यान केंद्रित करने के बीच पिछले हफ्ते प्रमुख थ्रेशोल्ड लेवल को बनाए रखने के प्रबंधन के बाद प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की कीमतें एक कंसोलिडेशन फेज में हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड द्वारा वैल्यूएशन पर अकाउंटिंग नॉर्म्स में बदलाव के बाद क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाले कॉर्पोरेट्स के बारे में ऑप्टिमिज्म ने बिटकॉइन को शुक्रवार को $26,000 का मार्क पुनः प्राप्त करने में मदद की। हालांकि वीकेंड में मोमेंटम खो गई और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.60% की हानि के साथ $25,709.40 पर ट्रेड करती दिखाई दी। इथेरियम ने सूट का अनुसरण किया। मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो पिछले 24 घंटों में 1.42% बढ़कर $1,608.51 पर था। ये याद किया जा सकता है कि FASB द्वारा अकाउंटिंग नॉर्म में बदलाव करने से पहले कंपनियों को क्रिप्टो होल्डिंग्स को एक तिमाही के दौरान सबसे लोएस्ट वैल्यू पर चिन्हित करना आवश्यक था। ब्रॉडर मार्केट्स में ऑल्ट कॉइन से कुछ ब्राइट स्पॉट्स उभरे हैं। पोमोडोज ने रेगुलेटरी हर्डल्स का सामना करने वाले अन्य टोकन विशेष रूप से बाइनेंस और रिपल के बारे में चिंताओं को सफलतापूर्वक दूर करते हुए एक एक्साइटिंग प्री सेल फेज में प्रवेश किया है। ओवरऑल सेंटिमेंट बेयरिश बनी हुई है। इस प्रकार पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.65% गिरकर $1.04 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 50.04% बढ़कर $20.28 बिलियन हो गया। डीफाई का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.78 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $18.4 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 8.8% और 90.73% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.19% बढ़कर 48.57% हो गया। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.62% घटकर 33,631.12 हो गया। इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खतरों को दर्शाने वाला एक नया क्रिप्टो घोटाला सामने आया है। ग्रेस्केल के प्रवक्ता के अनुसार ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट द्वारा हाल ही में $25 मिलियन क्रिप्टो गिव अवे देना एक स्पष्ट घोटाला था। पिछले हफ्ते इथेरियम की ऑन-चेन एक्टिविटी कम हो गई और ट्रांजैक्शन कॉस्ट 8 महीनों में अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गई। बिटइन्फो चार्ट्स डेटा के अनुसार इथेरियम पर एवरेज ट्रांजैक्शन फी पिछले वीकेंड जनवरी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया। यूजर्स को सिंपल टोकन ट्रांसफर्स के लिए $2.60 से कम का भुगतान करना पड़ा। डैपराडा की रिपोर्ट है कि मार्च के बाद से सभी नेटवर्क पर NFT ट्रेडिंग के वॉल्यूम टोटल मंथली वैल्यू 70% घटकर $559 मिलियन हो गई है, जबकि ट्रांजैक्शंस की संख्या 45% घटकर 3.2 मिलियन हो गई है। द ब्लॉक के डेटा से पता चलता है कि अगस्त में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम दिसंबर 2020 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया। अल्ट्रासाउंड मनी के अनुसार एक्टिविटी में गिरावट के कारण इथेरियम की बर्न रेट नेगेटिव हो गई। 1 सितंबर को ईथर का सप्लाई 120.213 मिलियन के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद से 3750 ETH सर्कुलेशन में आ गए। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हाल ही में एक इंटरलॉकटरी अपील को सर्टिफाई करने के प्रस्ताव के समर्थन में एक कोर्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया है। डॉक्यूमेंट एक मेमो है जिसमें SEC अपीलेट कोर्ट से रिपल के खिलाफ चल रहे लीगल केस को उठाने के लिए कहता है। जाने माने डिफेंस अटॉर्नी जेम्स फेलन ने एक्स पर खबर साझा की कि SEC ने रिपल लैब्स पर पब्लिक मार्केट्स में XRP की सेल को बनाए रखने के लिए जानबूझकर कानूनी विवाद को लंबा खींचने का आरोप लगाया है। उनका ये भी दावा है कि मुकदमे को हल करने में उनके पास इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट नहीं है। SEC के बयान में कहा गया है कि डिफेंडेंट्स पब्लिक मार्केट्स पे XRP की सेलिंग जारी रखने के लिए मुकदमे को लंबा खींचना चाहते हैं। डीले स्ट्रैटेजीज का उपयोग करने के लिए SEC की रेपुटेशन के बावजूद रेगुलेटर रिपल पर मुकदमे को खींचने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। रिपल ने पिछले विलियम हिनमैन के भाषण के ड्राफ्ट का खुलासा करते समय SEC द्वारा विलंबित स्ट्रैटेजीज के उपयोग पर ध्यान आकर्षित किया था। अपेक्षित रूप से XRP और रिपल सपोर्टर्स SEC द्वारा रिपल के खिलाफ लगाए गए आरोपों से असहमत थे। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि FTX ग्रुप के फाइनेंशियल एडवाइजर्स
प्रमुख एथलीट्स और टीम्स को किए गए पेमेंट्स में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वसूली की संभावना तलाश रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि FTX ने पिछले साल नवंबर में कंपनी के कोलैप्स से पहले फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्रीड के साथ प्रमोशनल एग्रीमेंट्स के हिस्से के रूप में भुगतान किया था। FTX फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में इन पेमेंट्स की जांच की और जांच कर रहे हैं कि क्या उन्हें चैप्टर 11 बैंकरप्सी रूल्स के तहत रिवर्स किया जा सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे FTX ने मार्केटिंग पर्पसेस के लिए फेमस एथलीट्स की स्टार पावर का उपयोग किया, भले ही कंपनी ने एंडोर्समेंट्स पर कितना पैसा खर्च किया, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, फॉर्मूला 1, मेजर लीग बेसबॉल और मेजर लीग बेसबॉल टीम्स के स्टार शामिल थे। FTX की रिपोर्ट कंपनी द्वारा किए गए स्पेसिफिक पेमेंट्स का खुलासा करती है, जिसमें कि मेजर लीग बेसबॉल के लिए $4.9 मिलियन और फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम मर्सिडीज AMG पेट्रोनास के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट से संबंधित $12.2 मिलियन शामिल हैं। कंपनी ने NBA के गोल्डन स्टेट वॉरियर्स को $3.4 मिलियन का स्टेफन कारी के बिजनेस SC30 इंक को लगभग $242,000 के पेमेंट्स का भी खुलासा किया। FTX ने चेतावनी दी है कि डिटेल्ड हिस्टोरिकल अमोर्टाइजेशन इंफॉर्मेशन की कमी के कारण फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पूरे नहीं हो सकते हैं। पॉपुलर मेटावर्स प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स ने डेस्कटॉप कंप्यूटर और मोबाइल फोन सहित कई डिवाइसेस के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी के कारण ग्लोबल पॉपुलैरिटी हासिल की है। गेम पीसीज और मोबाइल फोन सहित कई प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और प्लेस्टेशन कंसोल्स पर भविष्य में रिलीज होने की भी अफवाहें हैं। हालांकि रोब्लॉक्स के बिल्डमैन और CEO डेविड बाजुकी ने घोषणा की है कि मेटावर्स प्लेटफॉर्म अक्टूबर 2023 में चल रहे रोब्लॉक्स डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2023 में प्लेस्टेशन कंसोल्स पर डेब्यू करेगा। RDC 2023 में बिल्डमैन के कीनोट एड्रेस के अनुसार रोब्लॉक्स अक्टूबर 2023 में प्लेस्टेशन पर उपलब्ध होगा। प्लेस्टेशन वर्जन हैलोवीन के आसपास लॉन्च होने की उम्मीद है। रोब्लॉक्स को एक साथ 3 प्लेटफॉर्म्स पर प्रदर्शित किया गया, PS5, मेटा क्वेस्ट प्रो हेडसेट और मोबाइल। PS5 ने अन्य 2 की तुलना में अधिक फ्रेम रेट के साथ स्मूथ गेम प्ले और इसके साथ ही इंट्यूटिव कंट्रोल्स प्रदर्शित किया। रोब्लॉक्स की डेवलपमेंट टीम ने ऑब्जेक्टिव-C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का उपयोग करके एक नया API बनाया, जिससे कि प्लेटफॉर्म iOS और Xbox पर पहुंच योग्य हो गया। गेम अब सभी मेटा क्वेस्ट हेडसेट्स पर उपलब्ध है और जल्द ही अन्य डिवाइसेस पर भी उपलब्ध होगा। चाइना ने मेटावर्स इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए 3 साल का एक्शन प्लान जारी किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअल रियलिटी जैसी नई टेक्नोलॉजीज के इंटीग्रेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2023 से 2025 तक चलने वाले इस प्लान का लक्ष्य एडवांस टेक्नोलॉजिकल सिस्टम का निर्माण करना, एक 3D इंटरैक्टिव इंडस्ट्रियल मेटावर्स को बढ़ावा देना, इमर्सिव डिजिटल लाइफ एप्लीकेशंस बनाना, एक सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियल सपोर्ट सिस्टम स्थापित करना और एक सेफ और क्रेडिबल इंडस्ट्रियल गवर्नेंस सिस्टम भी स्थापित करना है। प्लान में मेटावर्स क्षेत्र में 3 साल की अवधि में टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन और गवर्नेंस में प्रगति करने, इसे डिजिटल इकोनॉमी के प्रमुख ग्रोथ पोल में बदलने और इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को सबसे विकसित देशों की तुलना में एक स्तर तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। ये 3 से 5 विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण बिजनेसेस के साथ साथ कंज्यूमर गुड्स और पब्लिक सर्विसेज जैसे इंडस्ट्रीज में कई नए वेंचर्स, बिजनेस मॉडल्स और बिजनेस फॉर्म्स को विकसित करना चाहता है। उदाहरण के लिए कंजम्पशन और टूरिज्म के लिए 3D प्रोडक्ट मॉडल्स, डिजिटल ह्यूमन गाइड्स, डिजिटल कलेक्शंस और एक्सटेंडेड रियलिटी टूर्स जैसी सर्विसेज पेश की जा सकती हैं। डायलॉग एक्सियाटा PLC ने श्रीलंका के पहले मेटावर्स ऐप पर एक थ्रिलिंग ट्रेजर के हंट इवेंट के साथ फ्यूचरवर्स मोबाइल ऐप का फर्स्ट फेज लॉन्च किया, जो देश में दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला एंड्रॉयड ऐप है। इमर्सिव ट्रेजर हंट एडवेंचर ने पार्टिसिपेंट्स को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाते हुए एक कैप्टिवेटिंग 3D एनवायरनमेंट में पहुंचाया। डायलॉग एक्सियाटा के फ्यूचरवर्स मेटावर्स ऐप का उपयोग करके 5000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने एक इंटरैक्टिव ट्रेजर हंट में भाग लिया। उन्होंने वैल्यूएबल प्राइजेस के लिए हिडन कॉइन्स और आइटम्स का खुलासा करते हुए 3 क्वेस्ट भी पूरी की। डायलॉग फ्यूचरवर्स देश का पहला पूरी तरह से इमर्सिव इंटरैक्टिव मेटावर्स है, जो यूजर्स को कस्टम एवटार बनाने, डायलॉग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तक पहुंचने, सोशलाइज करने, इवेंट्स में भाग लेने और गेम खेलने की क्षमता प्रदान करता है। VR और एक्सा टेक्नोलॉजीज द्वारा संचालित फ्यूचरवर्स एंडलेस एक्सपीरियंसेस और
पॉसिबिलिटीज भी प्रदान करता है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन युआंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत के भविष्य को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। उनका अनुमान है कि एआई भविष्य में देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बन सकता है। उनका मानना ये भी है कि ये भारत के लिए एक सुनहरा समय है, क्योंकि इतिहास में किसी भी समय के विपरीत देश में इन्वेस्ट करने की जेन्युइन इंटरनेशनल डिजायर है। युआंग का मानना है कि भारत का नेचुरल रिसोर्स कंप्यूटर साइंस है, और उनका मानना ये भी है कि रिसर्च सेंटर्स स्थापित करने के लिए आईआईटीज और यूएस यूनिवर्सिटीज के बीच कोलैबोरेशन का यही कारण है। इंडियन टेक लीडर युआंग ने आउटसोर्सिंग को अननेसेसरी बताते हुए देश से डेटा को इंटेलिजेंस में बदलने के लिए एक नए प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने का आग्रह किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को सभी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोकली एआई का बिल्ड, ट्रेन और प्रोड्यूस करना चाहिए। युआंग ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कई भारतीय स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण कहीं और चले जाते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भारत में इंजीनियर्स, इकोसिस्टम पार्टनर्स, डेवलपर्स, एआई स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट का समर्थन करने के लिए सुपर कंप्यूटर होंगे, जिससे कि उन्हें भारत में रहने और कंपनियां बनाने की अनुमति मिलेगी। उन्होंने भारत से इंजीनियर्स को लोकली एआई और कंपनियों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। 8 सितंबर को एनवीडिया ने भारत में कटिंग एज एआई टेक्नोलॉजी पेश करने के लिए रिलायंस और टाटा ग्रुप के साथ अपने सहयोग की भी घोषणा की। पंजाब सरकार विभिन्न सर्विसेज और कई गवर्नेंस इंप्रूवमेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की योजना बना रही है। इनमें पुलिस निगरानी के लिए वीडियो एनालिटिक्स, स्मार्ट पब्लिक ट्रांसिट सिस्टम्स, एफिशिएंट टैक्स मैनेजमेंट, अर्ली डिजास्टर वार्निंग सिस्टम्स और डिजीज डिटेक्शन के लिए क्रॉप मॉनिटरिंग शामिल है। सरकार फ्री फूड ग्रेन्स जैसी सर्विस को सुव्यवस्थित करने और फ्रॉडुलेंट बेनिफिशरीज को खत्म करने की भी योजना बना रही है। पंजाब में स्टेट पुलिस फोर्स अपराधियों की पहचान करने के लिए चेहरे की पहचान एक एआई ऑगमेंटेड टूल का उपयोग कर रहा है। ये सिस्टम फॉर्मर डीजीपी सुरेश अरोड़ा के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी और बाद में उनके सक्सेसर दिनकर गुप्ता ने इसे अपनाया था। विजिलेंस ब्यूरो करप्शन की शिकायतें दर्ज करने और जांच शुरू करने के लिए एक चैटबॉट का उपयोग करता है। सरकार विभागों में एआई इम्प्लीमेंटेशन का सुझाव देने के लिए 10 कंसल्टेंट्स के साथ 11 मेंबर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने की योजना बना रही है। पंजाब में एआई के उपयोग की महत्वपूर्ण क्षमता है। आटा दाल स्कीम के 1.41 करोड़ लाभार्थी हैं, जो कि राज्य की आधी से अधिक आबादी बनाते हैं। सरकार मानती है कि राज्य गरीब राज्य नहीं है। भारत अन्य देशों के साथ चर्चा के बाद क्रिप्टोकरेंसी नियमों पर निर्णय लेगा। एक सीनियर ऑफिशियल ने ब्लैंकेट बैन का सुझाव दिया है। आईएमएफ और एफएसबी ने क्रिप्टोकरेंसी के जोखिमों को दूर करने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल पॉलिसी एक्शन के लिए तर्क दिया है, लेकिन भारत G20 लीडर्स समिट के बाद निर्णय लेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्रिप्टोकरेंसी पर न्यूनतम नियमों को लागू करने के लिए देशों के लिए एक रोड मैप प्रस्तावित किया है, जिससे उन्हें कथित जोखिमों के आधार पर अधिक रिस्ट्रिक्टिव रेगुलेशंस बनाने की अनुमति मिल सके। G20 लीडर्स ने रोड मैप का समर्थन किया है और उम्मीद है कि मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट्स इसके इम्प्लीमेंटेशन पर चर्चा करेंगे। आगे कैसे बढ़ना है, इस पर निर्णय आने वाले महीनों में किया जाएगा। IMF FSB पेपर क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े जोखिमों पर जोर देता है, क्योंकि वे शेयर मार्केट के समान डिपॉजिटरी और क्लियरिंग सिस्टम साझा करते हैं। प्रस्तावित रेगुलेशन सेम एक्टिविटी सेम रिस्क सेम रेगुलेशन के प्रिंसिपल को लागू करता है, जुरिस्डिक्शंस के लिए मिनिमम बेसलाइन स्थापित करता है और इसका उद्देश्य ज्यादातर जुरिस्डिक्शंस में कॉमन इश्यूज को एड्रेस करना है। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV और लाइक शेयर करें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3voicetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।